हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी और देखा कि किस तरह से टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मल हो चाहे एक्सोथर्मल हो। अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ता ही क्यों है। देख लेते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से उसके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ती है, या मैं कह सकता हूं सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और हमने ये भी देखा कि जनरली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी लगभग 3% इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है? 3%। वापस से सुनिए, जनरली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी लगभग 3% इंक्रीज होती है। अगर हम ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और हम ये भी कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ता है, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल कितना बढ़ना चाहिए? 3% बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन 2 को 3 टाइम्स हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है। तो कितना बड़ा? ये हो गया 200% टू 300% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से कितना होना चाहिए था? केवल 3% इंक्रीज होना चाहिए था। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने का एकमात्र कारण कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, कोई दूसरा रीजन भी है। और वो दूसरा रीजन है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स का बढ़ना। और जब इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब इफेक्टिव कोलिजन्स क्यों बढ़ रही है उसको हम देखेंगे मैक्सवेल-बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से। देख लेते हैं, ये एक ग्राफ है जो किसने दिया? मैक्सवेल और बोल्ट्जमान दिया। ये कहता है मैक्सवेल-बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए y एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का अंश है, x एक्सिस पर एनर्जी है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ को देखने से, इस ग्राफ को देखने से हमें पता लग रहा है कि जो मिनिमम एनर्जी वाले, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं मध्यम एनर्जी वाले या एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की, तो उनकी संख्या अधिक है। वापस से देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी वाले, कम एनर्जी वाले और बहुत अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, जबकि अगर मैं बात करूं इसकी या एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की, तो इनका अंश अधिक है, इनकी फ्रैक्शन अधिक है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये मान लो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, सबको पता है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ेगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कहां मूव करेंगे? यहां करेंगे। मतलब एवरेज एनर्जी वाले, मध्यम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स में आ गए। अब इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी बढ़ेगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ चपटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ से लेंगे? यहाँ। अब हम कहोगे सर यहाँ पर बढ़ना चाहिए ग्राफ। हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन बात ये है कि जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज होगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये कहाँ मूव करेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की। कुल मिलाकर बात ये हो गई कि इनकी संख्या घटी, इनकी संख्या भी घटी। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स भी मूव करेंगे, और किनकी संख्या बढ़ेगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये देखिए, ये ग्राफ यहाँ से कुछ चपटा होता जा रहा है
और ये ग्राफ अंत में इस तरह से यहाँ बढ़ता है, यहाँ ये मॉलिक्यूल्स बढ़, ये देखो ये बढ़ेंगे बड़े थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़, ये देखिए अब मैं कह सकता हूँ ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी है इफेक्टिव कोलिजन्स करते हैं। कैसे कोलिजन करते हैं? इफेक्टिव कोलिजन, और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये क्या कर सकते हैं? ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते, ये इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं कर सकते, इनकी जो कोलिजन्स होंगी वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। ये ग्राफ कब है? ये T+10 डिग्री सेल्सियस। देखिए इन मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई, कम मिनिमम एनर्जी, कम एनर्जी वाले, और जो मीडियम एनर्जी वाले हैं इन मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हुई है। इनकी की बढ़ी है, इनकी कम होकर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ी। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी से अधिक एनर्जी है वो हमेशा इफेक्टिव कोलिजन्स करते हैं, और हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है, बिल्कुल करती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इससे बढ़ता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों से बढ़ता है, एक तो किससे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी से, और दूसरा इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या बढ़ने से। बढ़ रही है इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या, बिल्कुल, तो इसको हम समझ सकते हैं मैक्सवेल-बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब है आरएनएस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आरएनएस एक साइंटिस्ट है। आरएनएस में एक्टिवेशन एनर्जी ए, टेम्परेचर T, और ये क्या है? किसी भी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेगीयता या रेट कांस्टेंट, क्या है? रेट कांस्टेंट। तो आरएनएस में रेट कांस्टेंट K और एक्टिवेशन एनर्जी E, और ये क्या है? टेम्परेचर T के बीच में रिलेशन दिया जो आरएनएस इक्वेशन कहलाता है। ये क्या है? आरएनएस इक्वेशन। इस आरएनएस इक्वेशन में अगर मैं बात करूं K की, तो ये क्या है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अगर हम बात करें E की, तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। बात करें R की, तो R है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। बात करें T की, तो यहां पर T है टेम्परेचर। T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। एक बार फिर से सुनिए, आरएनएस में किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K, एक्टिवेशन एनर्जी AA और टेम्परेचर T के बीच में रिलेशन दिया और वो कहलाया आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन में K = A एक्सपोनेंशियल -EA/RT, ठीक है। इस इक्वेशन को हम अगर ln फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? ln K = ln A प्लस माइनस EA/RT, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ln = 2.303 log। लॉग फॉर्म में चेंज कर देंगे, ln की वैल्यू क्या रखेंगे? 2.303 log। तो हम लिख सकते हैं 2.303 log log K = 2.303 log A minus EA/RT, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। अब इस इक्वेशन सेकंड को हम 2.303 से डिवाइड कर दें। 2.303 अपॉन 2.303 log K = 2.303 log A अपॉन 2.303 माइनस EA अपॉन 2.303 RT। इक्वेशन सेकंड को हमने
2.303 से डिवाइड कर दिया, 2.303 से 2.303 कट गया, इससे ये कट गया। अब हम क्या लिख सकते हैं बोलो, हम लिख सकते हैं log a is equal to log a minus EA upon 2.303 RT। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log a is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log a। ये RMS इक्वेशन की लॉग फॉर्म है। log a is equal to minus a upon 2.303 RT plus log a। यहाँ पर a क्या है, रेट कांस्टेंट। a क्या है, ये आपको पता ही है, एक RMS कंपोनेंट है। और मैं बात करूँ ये की, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इस इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन आ गई, log a is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log a। इसको हम कंपेयर करेंगे कॉन्टैक्ट लाइन, कौन सी, कॉन्टैक्ट लाइन इक्वेशन y is equal to mx plus c से। क्या आया, log a is equal to minus EA upon 2.303 RT। इसको मैं 1/3 लिख सकता हूं प्लस log a। ठीक है, ये log a, चलो इसको ऐसे रहने दो, इसको यही कंपेयर कर देते हैं y is equal to mx plus c से। ये क्या है, कॉन्टैक्ट लाइन इक्वेशन है, जिसमें y एक्सिस पर कौन आएगा, log a, x एक्सिस पर कौन आएगा, 1/3, स्लोप क्या है, माइनस EA अपॉन 2.303 R, और C क्या है, इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू कितनी है, log a। अब हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ को कभी भी रटना नहीं। देखिए इस ग्राफ में हम y एक्सिस पर किसको लेंगे, log a को, log a। x एक्सिस पर किसको लेंगे बोलो, 1/3। और अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्राफ कहां से शुरू होगा, उसके लिए हम इंटरसेप्ट की वैल्यू देखेंगे। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो ग्राफ इस 0 पॉइंट से शुरू होगा। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ है और वो पॉजिटिव है तो ग्राफ इस 0 पॉइंट के ऊपर से शुरू होगा, और अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ 0 पॉइंट से नीचे से शुरू होगा। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ है क्या, बिल्कुल है, 0 तो नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से कहीं से भी ग्राफ शुरू हो सकता है। अब ये इंटरसेप्ट हो गया हमारा log a, ये क्या हो गया, log a, log a। ग्राफ यहां से ऊपर जाएगा, ये यहां से नीचे आएगा, ये कौन तय करेगा, ये स्लोप की वैल्यू है। स्लोप की वैल्यू कैसी है, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। यहाँ पर स्लोप कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव है, माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो ग्राफ निश्चित रूप से यहाँ से नीचे ही आएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। जब ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बन गया। अब इसमें स्लोप क्या हो गई, स्लोप हो गई माइनस, लिख देते हैं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303। ये क्या हो गई हमारी स्लोप। अब हम इस स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303। यहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरडीएस इक्वेशन। देखिए ये आरडीएस इक्वेशन है, k इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। log k, इसकी log फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, log k इज इक्वल टू माइनस
ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log ए। इसको हम कंपेयर कर देते हैं कॉन्टैक्ट लाइन इक्वेशन से y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और इसमें हम देखते हैं y एक्सिस पर कौन आएगा, log k। y एक्सिस पर हमने log k को लिया है। x एक्सिस पर कौन आएगा, 1/t। x एक्सिस पर किसको लिया हमने, 1/t को। फिर हमने देखा कि स्लोप क्या है, स्लोप माइनस e अपॉन 2.303 r। अब ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, इस 0 पॉइंट के ऊपर से शुरू होना चाहिए, इसके नीचे से शुरू होना चाहिए। कौन तय करेगा, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू तय करेगी। इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर 0 है तो ग्राफ हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होता है। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू